हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर भी उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, बाद में जिसे देखनी है देख लेना। लेकिन अभी हम चैप्टर नंबर 3 कवर करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन समझते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, वगैरह वगैरह। तो बच्चे देखो, हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर हमने 1 में पढ़ा मोशन के बारे में, कि मोशन क्या चीज़ है, मोशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, इसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ 6 फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी मैंने, जैसे वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, है ना, रिटार्डेशन। ये सारी चीज़ें किसको डिफाइन करती है? मोशन को। भाई हमने उससे नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या? फोर्सेस के बारे में। सेकंड चैप्टर था लॉज ऑफ फोर्सेस। अब लॉज ऑफ फोर्सेस में लॉज ऑफ मोशन, अब लॉज ऑफ मोशन में क्या देखा था हमने कि फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, है ना। और फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता था? फोर्स एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता था, फोर्स मास पे डिपेंड करता था, F=ma फॉर्मूला आया था, न्यूटन के तीनों लॉज पढ़े थे हमने, और ये सारी चीज़ें देखी थी वहाँ पे हमने। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है, और साइंस के अकॉर्डिंग शायद 12 चैप्टर है या 11 चैप्टर है, देख लेना। तो वो चैप्टर, तो हम इसमें ग्रेविटेशन कवर करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट ग्रेविटेशन को कवर करेगी। और जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है इस बार, वो सिलेबस नहीं पढ़ने वाले हैं हम 9th क्लास में। थ्रस्ट और प्रेशर शायद रिड्यूस हुआ है, वो नहीं पढ़ेंगे, वो ग्रेविटेशन में ही आता था, उसे हमें नहीं पढ़ना है। तो ग्रेविटेशन से स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है। तो कॉपी पेन निकाल लेना और नोट्स बनाते रहना साथ साथ। मेरा नाम है विशान शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू मास फिजिक्स। तो भैया, तो ग्रेविटेशन क्या है? हम शुरू से स्टडी करते आ रहे हैं कि न्यूटन साहब एक बार अपनी पेड़ के नीचे बैठे थे, किसी स्कूल जा रहे थे भाई, स्कूल से बंक मारा, पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब पेड़ के नीचे बैठे तो वहां से ऊपर से गिरा गया एप्पल, जो उनके सर पे टकराया, और एप्पल सर से टकरा के नीचे गिरा। तो उन्हें खा लेना चाहिए था एक्चुअल में, ये बात है ना। सब बच्चे यही सोचते हैं कि शायद वो खा लेते तो आज ग्रेविटी की खोज न होती, हम ये पढ़ना रहे होते। लेकिन उन्होंने खाया नहीं। उन्होंने क्या काम किया? एप्पल को उठाया और सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये एप्पल पेड़ से नीचे क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं उठ गया। उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, सोचा समझा कि क्या हो रहा है, क्या हुआ। उन्होंने स्टडी की, और स्टडी करके दिमाग लगा करके एक फॉर्मूला निकाला। उन्होंने कहा, उन्होंने एक स्टडी दी, एक रूल दिया, और उन्होंने उस रूल में बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि अर्थ इस एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए एप्पल गिरा, क्योंकि अर्थ के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल मतलब चुंबकीय फील्ड, जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ऐसा मैग्नेट देखिए ना, मैग्नेट पे क्या काम होता है? तुम मैग्नेट के पास आयरन रख दो तो सारा आयरन मैग्नेट पे चिपक जाता है। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण, है ना। क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स लगाती है मेटल पीस, और मेटल पीस चिपक जाता है। ऐसे ही हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह है। और अर्थ क्या करती है? ये केवल आयरन को ही नहीं, हर टाइप के चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसीलिए सारी की सारी चीजें अट्रैक्ट, देखो कैसे, मतलब जैसे मान लो हमारी अर्थ है, ये मान लो अर्थ है। अब हम कहाँ पे हैं अर्थ के? कुछ बच्चों को तो ये लगता होगा कि हम अर्थ के अंदर है। हम अर्थ के अंदर नहीं है बेटा, अर्थ के हम बिल्कुल अंदर नहीं है। कहाँ पे अर्थ के हम, है ना, कहाँ पे अर्थ के हम ऊपर होते हैं। कहाँ पे होते हैं अर्थ के हम? ऊपर। तो ऊपर होते हैं अर्थ के जब हम, तो क्यों है ऊपर? क्योंकि अर्थ हमें अट्रैक्ट करके रखती है अपने पास को। मैं उछलता हूँ, देखो ऐसे, तो क्या हुआ? नीचे ही तो आया, ऊपर क्यों नहीं गया? या ये मार कर, लो मैंने मार कर उछाला, ये मारकर नीचे क्यों आया, ऊपर ही क्यों नहीं उड़ गया? इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है। इसका मतलब अर्थ के पास कोई ना कोई फोर्स है, जिस फोर्स के कारण ये सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सिंपल सी बात है। अब यही बात जब न्यूटन ने सोची और न्यूटन ने दिमाग लगाया, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वो जो बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जैसे अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया, तो एप्पल ने भी अर्थ को अट्रैक्ट किया होगा। ऐसा नहीं, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है। मतलब अगर ये मार्कर यहाँ रखा है और दूसरा मार्कर यहाँ रखा है, तो ये मार्कर इस पर फोर्स लगा रहा अब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और ये मार्कर भी इस पर फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। इसलिए दोनों वहीं के वहीं हैं। अगर इस मार्कर का फोर्स ज़्यादा हो जाए तो अब इसकी तरफ को खींच लेगा, और अगर इस मार्कर का फोर्स ज़्यादा हो तो ये अपनी तरफ को खींच लेगा, है ना। मान लो मैं हूँ किसी दूसरे पर्सन के पास खड़ा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं उसे धक्का दूंगा तो वो दूर जाएगा, या मैं उसे पकड़ के खींचूंगा तो मेरे पास आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे ज़्यादा फोर्स लगा रहा। अगर उतना ही फोर्स वो भी मुझ पर लगाए दूसरी डायरेक्शन में, तो हम दोनों वहीं रहेंगे। रस्सी खींचने वाला गेम देखा है ना सबने, दूसरी टीम वहाँ होती है, एक टीम यहाँ होती है, दोनों सेम फोर्स से खींचते हैं तो वहीं की वहीं रहती है।
और जिस भी टीम का फोर्स ज़्यादा हो जाता है वो टीम विन हो जाती है। तो न्यूटन साहब ने यही देखा था कि भाई कितने फोर्स लगते हैं। फिर न्यूटन ने देखा कि भाई अच्छा, अगर अर्थ के पास अपना अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो मून है वो मून अर्थ में क्यों नहीं गिर रहा? सीधी सी बात है। या ये जो सन है, सन अर्थ में क्यों नहीं गिर रहा? या अर्थ सन में जाकर के क्यों नहीं गिर रही? अरे सीधी सी बात है, जब कोई चीज अर्थ है, ये अर्थ है, अब इस अर्थ पे मैं कोई पार्टिकल फेंकू तो नीचे ही तो आएगा। और ऐसे ही मून है हमारा, ये क्या है? मून है। तो मून अर्थ पे क्यों नहीं गिर रहा? मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर क्यों काट रहा है? ऐसा क्या रीजन है ना? ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण ना तो अर्थ के अंदर मून गिर रहा, ना मून के अंदर अर्थ गिर रही? तो बच्चों पहला रीजन तो ये कि जितना फोर्स मून लगा रहा अर्थ पे अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने के लिए, उतने ही फोर्स अर्थ लगा रही मून पे अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए दोनों वहीं के वहीं हैं, इसलिए दोनों वहीं के वहीं हैं। जरा देखो ये दीवार है, बोर्ड है, मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा पीछे की तरफ को इसे धक्का देने के लिए, तो उतने फोर्स ये दीवार मुझ पर लगाएगी मुझे पीछे करने के लिए। तो हम दोनों देखो वहीं के वहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। और अगर क्या हो, अगर इस दीवार पे फोर्स लगाने से अंदर खिसक जाती तो खिसक जाती भाई, अगर इसका फोर्स ज्यादा ना होता तो। तुम समझ पा रहे हो ना? ग्रेविटेशन यही एक चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट, अर्थ की वो प्रॉपर्टी जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हो, ग्रेविटेशन कहलाती है। और उस फील्ड को, जिस फील्ड के अंदर अंदर वो सारी चीजें अर्थ में अट्रैक्ट हो जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। ठीक है, देखो ये मार्कर ऊपर उछाला, नीचे गिरा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ रहा। अगर मैं कोई ऐसी चीज इतनी स्पीड से फेंकूं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए तो फिर वापस लौट के नहीं आने वाली बच्चों। जैसा हम देखते हैं अंतरिक्ष स्पेस में चीजें तैरती रहती हैं, नीचे नहीं आती क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। अब ग्रेविटी का पता कैसे चलेगा भाई कि अर्थ के पास कितनी ग्रेविटी और कहां तक ग्रेविटी है? तो वही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है। तो देखो जरा अर्थ है ये, अब अर्थ का मान लो यहां तक फैला हुआ है क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के चारों तरफ को क्या फैला हुआ है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर अंदर तो वो नीचे आ जाएगी, वो नीचे ही आएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ इस फील्ड से बाहर है तो वो कहाँ? ऊपर ही जाती रहेगी, ऊपर ही जाती रहेगी, ऊपर ही जाती रहेगी और वापस लौट करके नहीं आएगी। तो ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ तो अर्थ पे नीचे आ जाएगी वापस। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है ना? मून अर्थ में क्यों नहीं गिरता पता चल गया, या सन अर्थ में या अर्थ सन में क्यों नहीं गिरती पता चल गया, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे की तरफ को। अच्छा एक काम करो, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाता है? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाता है भाई? मून कहीं भागी क्यों नहीं जाता? किस कारण? जैसे कि मान लो ये अर्थ है हमारी, ये क्या है? देखो मान लो ये अर्थ है, अभी देखो समझ लो ढंग से है ना, फिर मैं लिखवा भी दूंगा। ये अर्थ है मान लो हमारी, ये रही अर्थ। अब ये तो है अर्थ, यहां पे है मून। अब मून भाग क्यों नहीं जाता? या अगर अर्थ ने सब अपनी तरफ को खींचा है, मान लो अर्थ ने सब अपनी तरफ को खींच रखा है, कितने फोर्स से? एफ फोर्स से। और मून ने अर्थ को अपनी तरफ को खींच रखा है, कितने फोर्स से? एफ फोर्स से। तो ये दोनों यहीं रुके रहने चाहिए ना। फिर क्यों घूमता है मून इसके तरफ चारों तरफ? ऐसे मून ऐसे चक्कर लगाता है, देखो अर्थ के चारों तरफ इस तरह से। ऐसे लगाता नहीं, क्या है? पाथ ऑफ मून, पाथ ऑफ मून। ऐसे तो चक्कर क्यों लगाता है? तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये काम करने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा घर पे। क्या? एक पार्टिकल लो, पत्थर लो, उसे रस्सी में बांधो और ऐसे घुमाने लगो। तो वो कैसा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा ना। और अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो बाहर दूर जाकर के भागेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब हम उसे घुमा रहे हैं तो एक फोर्स है, एक फोर्स है जो इस पार्टिकल के सेंटर पे लग रहा। तुम जब घुमाते हो तो तुम्हें जो रस्सी तुम पकड़े रहते हो वो रस्सी टाइट हो जाती है घूमते घूमते, देखा होगा तुमने। रस्सी टाइट क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें टेंशन डेवलप हो रही है। क्योंकि उसमें क्या डेवलप हो रही है? टेंशन। और टेंशन क्या प्रोवाइड कराती है? एक फोर्स प्रोवाइड कराती है जो पार्टिकल को अंदर की तरफ को खींचने की कोशिश करता है। और जब पार्टिकल घूमता है तो एक फोर्स लगता है जो पार्टिकल को बाहर को खींचने की कोशिश करता है। अब दोनों फोर्स इक्वल होते हैं तो पार्टिकल घूमता रहता है। दोनों से कोई सा भी एक फोर्स बड़ा हुआ तो पार्टिकल या तो बाहर भाग जाएगा रस्सी तोड़ करके, और या अंदर गिर जाएगा, है ना। तो यही चीज आज हमें, तो देखो पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। इसी कारण मून, देखो माल ऐसा लगता है जैसे मून, अर्थ ने मून को एक रस्सी से बांधा हुआ है, इमेजिनरी, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, और वो ऐसे घुमा रही है। क्योंकि मून जा रहा है बाहर निकलना, मून क्या चाहता है? बाहर निकलना। और अर्थ इस अपनी सबको खींचना चाहती है, तो ना तो ये अंदर ही जा पाता ना ये बाहर जा पाता। और ये क्या करता है? घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है ना। अच्छा, तो ग्रेविटेशन क्या है भाई? क्या है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन
नोट्स बनाते रहना साथ साथ। ग्रेविटेशन क्या है भाई? द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ, प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ विच अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ को खींचने की कोशिश करती है हर टाइप के ऑब्जेक्ट को विद इन ए सर्टेन लिमिट, विद इन ए सर्टेन लिमिट। एक लिमिट कहता है, उसके बाद नहीं खींचेगी, वो बाहर निकल गया तो नहीं खींच पाएगी। विद इन ए सर्टेन लिमिट, सर्टेन लिमिट। चलो भाई ये हो गया है ना। अब ग्रेविटेशन, अब क्यों खींच रही है अर्थ? अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब क्यों खींच रही है? क्योंकि एक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि एक फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसने बताया? न्यूटन ने। तो क्या लिखेंगे? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने जो बताया था वो क्या था? उसने क्या कहा कि मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, एक ये है ना, हमारे पास क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ये और एक ये। इस पे मास कितना है? m1 और इस पे मास कितना है? m2। अब जितना फोर्स ये वाली ऑब्जेक्ट इस पे लगा रही है उतना फोर्स ये वाली ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगी। इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन मान लो ये है। ये कितनी दूरी पे रखे हैं एक दूसरे से? ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। मान लिया हमने कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं दोनों पार्टिकल एक दूसरे से? r डिस्टेंस पर। अब ये पार्टिकल 1 है मान लो, और ये वाला पार्टिकल क्या है? 2। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है। अब ये वाली ऑब्जेक्ट किस पे फोर्स लगाएगी? इधर को। तो किस पे फोर्स लगाया? किस पे लगाया? 2 पे। किसने लगाया? 1 ने। तो मतलब ये हो जाएगा F2 1, 2 पे लगाया 1 ने। ये वाला लगाएगा इस पे, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। किस पे लगा? F पे। किसने लगाया? 2 पे, 2 ने। किस पे लगा? 1 पे। किसने लगाया? 2 ने। तो इन दोनों के जो बीच ये फोर्स है कितना है ना? ये ऑब्जेक्ट इसे कितने फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये ऑब्जेक्ट इसे कितने फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इस फोर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अर्थ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रही थी, लेकिन वह फोर्स कितना था जिस फोर्स वो अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो न्यूटन ने इसी चीज पे स्टडी की, न्यूटन ने इसी चीज पे स्टडी की कि भाई कैसे। तो बात क्या थी कि ये फोर्स कितना होगा, है ना? ये वाला पार्टिकल इसे कितने फोर्स से खींच रहा। मतलब जैसे कि अर्थ पे कोई चीज उछालो, मान लो मैंने मार्कर उछाला तो मार्कर जो नीचे आया कितने फोर्स से नीचे आया। अर्थ ने कितना फोर्स लगाया होगा इस पे जो ये नीचे आया, है ना? फोर्स का जब तक नहीं पता होगा जब तक हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो हमने क्या काम किया? तो हमने नहीं, न्यूटन ने क्या काम किया? न्यूटन ने स्टडी की कि देखो भाई कितना फोर्स है। न्यूटन ने सब स्टडी की। अब स्टडी करके उसने पाया कि जो फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट के लगने वाला जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? दोनों मास के प्रोडक्ट के, दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला फोर्स हो। जब मैंने रिसर्च की, स्टडी की, तो उन्होंने क्या पाया कि जो फोर्स लग रहा है ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स दोनों इक्वली है। ये जो दोनों फोर्स है मतलब F12 जो है वो किसके इक्वल है? F21 के। ये जो दोनों फोर्स है ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये दोनों मतलब एक ही फोर्स है, किस पे डिपेंड करता है? दोनों प्रोडक्ट के, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन पे। m1 और m2, मान लो इसका मास 5, इसका मास 5, तो 5 5 से 25, तो फोर्स 25 पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ऐसे निकाला, कंक्लूजन निकल के क्या बताया उन्होंने? बताया मास क्या? फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is directly proportional। क्या बताया था? ये स्टेटमेंट है उसका। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ both objects and the distance and the square of distance between both object। उतार लो ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं इसे। ये नोट कर लो, पूरा नोट करो, पहले सारा नोट करो, फिगर बनाओ, ये नोट करो। कर लिया? पॉज कर दो वीडियो, पॉज करके कर लो नोट, कोई नहीं। कर लिया? चलो, अब फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ये देखना है ना। ये फोर्स डिपेंड किन किन चीजों पे करता है ये देखना है। तो क्या बताया न्यूटन ने? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास, मतलब m1 इंटू m2, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब 1/r²। दोनों को कंबाइन कर दिया उसने, तो क्या मिला? ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन टू। क्या लिखेंगे? ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, जब दोनों को कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल आया m1 इंटू m2 इंटू 1/r², मतलब ऐड कर दिया ऐसे दोनों को, मल्टीप्लाई कर दिए। दो F है तो एक ही F रह गया, तो F प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा m1 m2/r²। तो ये भैया फॉर्मूला निकल के आया फोर्स का, कि इतने फोर्स से कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला था फोर्स का निकल के जो आया था। अच्छा साहब, अब ये फॉर्मूला तो आया निकल के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका दूसरा नाम हो रहा है क्या? इनवर्स स्क्वायर लो। देखो ये स्क्वायर है और ये इस फोर्स के इनवर्स भी है, मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसकी वजह से इस लॉ को एक नाम हो रहा है क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ इसका नाम एक और है ना। किसका? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का ये नाम हो रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा साहब, ये तो बात हो गई। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? हम सब जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। यहां वो कांस्टेंट क्या है देखते हैं। तो F जो है, ये लिखने के बाद फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। F इक्वल टू वो F प्रोपोर्शनल टू G, वो m1 m2/r²। जब F इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, उसे बोलते हैं G। क्या बोलते हैं उसे? G। अब G क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन के फैक्टर को बताता है कि ग्रेविटेशन एक्चुअल में है कितना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं G। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, G m1 m2/r²। तो भैया ये डिजायर फॉर्मूला निकल के आया है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। कौन सा? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, कि भाई इतने फोर्स से कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये न्यूटन ने इस फोर्स से, इस फॉर्मूले से बता दिया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो G है, इस G का नाम क्या है? वेयर G इज ए कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी क्या होती है? एक वैल्यू, वो जो मैं याद करनी पड़ेगी, वो होती है G इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11। ये क्या होती है भैया? इसकी वैल्यू, ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी, लिख लेना कॉपी में इसे। ठीक, अब बात आती है G की यूनिट की। देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने स्टडी की थी, फोर्स की खोज की थी, तो न्यूटन तो फोर्स की यूनिट हो गई। मास की यूनिट kg, इस वाले मास की यूनिट भी kg, और ये जो डिस्टेंस है, देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है मीटर में। हमें G की यूनिट निकालनी है, यूनिट ऑफ G। तो निकालने भाई हेडिंग लिख लो, यूनिट ऑफ G। क्या लिखते हैं? यूनिट ऑफ G। तो देखो भाई G की यूनिट निकालनी है यहां से, यूनिट ऑफ G। चलो भाई G की यूनिट निकालनी है, तो देखो F इक्वल टू G m1 m2/r²। ये फॉर्मूला है, हमें G निकालना है। G को अलग कर लो, F जाएगा यहां, तो F/r² इक्वल टू G m1 m2। अब G की वैल्यू निकालो, G इक्वल टू हो जाएगा क्या? ये नीचे जाएंगे दोनों, F/r² m1 m2। ठीक है भैया। अब
यूनिट रख दो बस, जी इक्वल टू, देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, अब ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, नीचे केजी और ये भी केजी तो केजी स्क्वायर, तो क्या हो गई जी की यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किसकी यूनिट है, कैपिटल जी के, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई बात समझ में। तो भैया इतने फोर्स से कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये बातें हमें पहले नहीं पता था, किसके कारण पता चला, न्यूटन के कारण पता चला। न्यूटन साहब ने जो रूल दिया ये वाला, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं जिसे, इसके कारण ही हम पता लगा सकते हैं कि भाई कितना फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है जब ये नीचे गिरती है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये तो बात थी फोर्स की, जब कोई ऑब्जेक्ट होती है ये नीचे गिरती है तो इसके पास कोई एक्सेलरेशन भी होता है। इसके पास क्या होता है, एक एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन जानते हो ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पढ़ रखा है ना मोशन वाले चैप्टर में। हाँ पढ़ाया था मैंने, याद कर लो, ऐसा नहीं कि पढ़ाया नहीं, सब पढ़ा रखा है। तुमने नहीं पढ़ा तुम्हारी गलती। क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्या चीज है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सोचो पहले, ग्रेविटेशन तो छोड़ो, एक्सेलरेशन सोचते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी का बढ़ना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, अब वही कह रहा हमें कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगी, मान लो ये अर्थ है, ये क्या है भाई अर्थ, ये क्या है अर्थ, ये क्या है अर्थ, सर जी अर्थ। अच्छा, जब ये नीचे गिरेगी तो इसके पास अपना एक एक्सेलरेशन होगा, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब ये किस एक्सेलरेशन से गिरेगी, मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फेंक दी तो इसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फेंकी तो इसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के यहाँ से छोड़ू तो ये अपने आप गिरी ना, मैंने तो नहीं फेंकी, मैंने फेंकी थोड़ी है, मैंने छोड़ी है। देखो यहाँ से मैं फेंकी थोड़ी तो मैंने छोड़ी है, तो नीचे आ रही है ना, किसके कारण, फोर्स के कारण, है ना। और फोर्स है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि F इक्वल टू एम में फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी है। वो एक्सेलरेशन कितना है ये पता लगाना है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि हर कोई चाहे कितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट हो दुनिया की, तुम उसे ऐसे गिराओगे ऊपर से तो वो सेम एक्सेलरेशन से गिरेगी। क्यों, क्योंकि उसे कौन गिराने में मदद कर रहा, अर्थ ही तो अपनी तरफ खींच रही है। तो अर्थ तो हर एक ऑब्जेक्ट को उतनी ही फोर्स से खींचेगी जितना उसका अपना एक फोर्स है, ठीक है ना। अब उतने ही एक्सेलरेशन से खींचेगी जितना एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस कर रही है, सीधी सी बात है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है कि अर्थ कितने एक्सेलरेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो तो क्या है भाई, लिख दो, हेडिंग लिख लो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, यहां देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, और ये अर्थ है, अर्थ तो ऐसे है ना गोल, हमने छोटा दिखाया था। इस अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M कह दो, ये अर्थ है, ठीक है साहब। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है भैया r कह दो, चलो r कह दिया साहब, स्मॉल r कहो, क्या कह दिया, स्मॉल r। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कितना है, देखो भाई, अब इस बॉडी का मास है, अच्छा इस बॉडी, ये बॉडी है, ये बॉडी नीचे आ रही, कोई भी चीज है ये रखी है मारकर, इसका अपना वेट है नहीं है, जब तो नीचे है वेट, वजन। तो इस बॉडी का अपना एक वजन है, वजन कैसे लिखे, देखो मास एक अलग चीज है, ये मास है, ये अलग चीज है, और ये वेट है, वेट एक अलग चीज है। मास क्या होता है m, अगर मैं मास की मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कर दूं, अगर मैं मास की मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेट में। अच्छा साहब सब पढ़ रखा है तुमने। तो देखो ये ऑब्जेक्ट यहां गिर रही है तो इसका अपना वेट होगा, कितने फोर्स से गिर रही है, F इक्वल टू mg। इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा मैं। अब अर्थ भी इस पे एक फोर्स लगा रही है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन वाला, अभी जो पढ़ा है याद है ना। तो कहेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग जो फ्री गिर रही, देखो ऊपर से माले मार कर है, मैंने ऊपर से पकड़ के से ऐसे छोड़ दिया, क्या है, फ्री फॉल,
इसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। देखो ऊपर से ये फ्री फॉल है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू mg, किसका, इस ऑब्जेक्ट का। अब लिखेंगे फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ कितना फोर्स लगाती है भाई, F इक्वल टू क्या है वो, g m कैपिटल अर्थ का मास, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास अपॉन आर स्क्वायर। अभी तो क्या है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m और r डिस्टेंस है। ठीक, अब देखो दोनों फोर्सेज है, क्या करो दोनों को इक्वल कर दो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखेंगे इक्वेटिंग बोथ फोर्सेस, इक्वेटिंग बोथ फोर्सेस, जब दोनों फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो m से ये वाला m कट गया, g की वैल्यू क्या आ गई, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो लिखा भी ऐसे, क्या बोलते हैं, स्मॉल जी, है ना। क्या लिखा है, द एक्सेलरेशन, डेफिनेशन क्या, द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स, वो एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। वो होता कितना है, वो होता है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, अरे एक्सेलरेशन की यूनिट तो वही होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चाहे वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, चाहे वो सिंपल एक्सेलरेशन हो, चाहे वो एवरेज एक्सेलरेशन हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब भाई फोर्स, जैसे हमने फोर्स निकाला था ऐसा हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, अगर हम चाहे निकालना कि भाई अर्थ जो है, क्या ये जो अर्थ है ये कितना एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये अर्थ कितने एक्सेलरेशन से सारी ऑब्जेक्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर मुझे ये निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, देखते हैं भाई। चलो भाई हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी की कैलकुलेशन करने वाले हैं भाई हम। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। ये तो उतारो जल्दी, पहले डेफिनेशन, फिर ये उसके बाद हेडिंग। अरे फिगर बना लेना याद से, क्या बनाना है, फिगर। चलो साहब कर लो नोट, कर लिया, वीडियो पॉज कर लिया करो। चलो भाई क्या करें, कैलकुलेशन ऑफ जी। देखो कैलकुलेशन करते हैं जी की। हम जानते हैं जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लो ये कोई अर्थ है, ये अर्थ ही तो खींच रही है सारी चीज़ों को अपनी तरफ। यह है अर्थ की रेडियस आर, ये अर्थ की रेडियस है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, अब ये अर्थ के पास को गिरेगी जा करके। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, ये जो मास है किसका मास होता था, अर्थ का बड़ा वाला मास, अर्थ का छोटा वाला मास ऑब्जेक्ट का। ये जी, इसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। अभी लिखवाइए कॉपी में, देख लो चाहे। आर रेडियस, ये वाली डिस्टेंस होती थी, ये रेडियस है हमने। चलो अब रखो वैल्यू, जब वैल्यू रखेंगे देखो जी कितना होता है, तो जी की वैल्यू लिखो। जी की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आर कितना होता है, अर्थ का आर होता है 6400 किलोमीटर, ये अर्थ की रेडियस होती है। अच्छा साहब, और अर्थ का मास कितना होता है, एम, अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये अर्थ का मास। ये तीनों वैल्यू वहाँ रखो जी में, तो जी में रखेंगे तो देखो जी आएगा, पुट ऑल वैल्यूज इन फॉर्मूला में रखो भाई। देखो जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन आर कितना है, आर यही वाला ये आर है 6400 इंटू किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर लगा दो। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तुम्हें सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं करना, तुम्हें केवल याद रखना है कि जब हम इसे सॉल्व करते तो आता है
9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू है भैया किसकी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। मतलब अगर तुमसे पूछे कि बताओ कितनी एक्सेलरेशन से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब खींचती है, तो तुम क्या कहोगे, सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी खींच सकती है, या 10 लिख दो, है ना। तो वैसे तो एक्चुअल में जो आंसर है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन 9.8 के पास ही 10 है तो 10 भी लिख देते हैं कभी कभी। तो क्या है भाई, अर्थ इसको कैलकुलेट नहीं करना, बस तुम्हें ये लिख करके वैल्यू डायरेक्ट आंसर लिख देना है। तुम्हें याद होना चाहिए क्या, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो चीज है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अब मान लो हमें क्वेश्चन करे फोर्स और एक्सेलरेशन से रिलेटेड, तो हमें क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा है कि भाई हमारे पास एक अर्थ है, ये अर्थ दे रखी है और ये मून दे रखा है। यहाँ ये क्या है, मून। अर्थ की और मून के बीच की दूरी है भैया हमारे पास कितनी, इसमें कहा 1500 किलोमीटर। कितनी, 1500 किलोमीटर कह दिया, वैसे ही मान लिया हमने। अच्छा साहब, और मून का मास कितना है, मून का मास दिया है हमें स्मॉल m, मून का मास दिया है हमें कितना, मान लो कितना दे दिया, 1000 kg। और अर्थ का मास जो दिया है हमें वो कितना दे दिया, मान लो 4000 kg। ठीक, तो हमसे पूछा है फाइंड फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ एंड मून और अर्थ के बीच में फोर्स बताना है भैया कितना लगेगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स अब जानते हैं क्या, F इक्वल टू होता है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। जी ठीक है, तो F इक्वल टू G की वैल्यू कितनी, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। ये तो याद करनी पड़ेगी। कैपिटल M क्या है, अर्थ का मास कितना है, 4000। स्मॉल m क्या है, मून का मास कितना है, 10,000। और नीचे क्या चीज़ है, नीचे है 1500, तो 1500 इंटू 10 टू द पावर 3। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1500 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 1500 इंटू 10 टू द पावर 3। देखो क्या होगा, 2 0 2 0 4 0, ये चारों जीरो गायब। ठीक, अब इससे दोनों जीरो गायब, 1 0 यहाँ बचा, 4 0 ये, देखो क्या आएगा, 6.7 इंटू 10 टू द पावर 3। 3 हो गया, और 1 4 माइनस के 15 और अपॉन नीचे बचा 15 और ऊपर बचा 4, ये वाला 4। ठीक, शुरू से करके दिखा दूँ, चलो यार कभी तुम दिक्कत हो गया कैसे कैसे कर दिया। देखो मैं लिख देता हूँ, वैल्यूज लिखते हूँ। ठीक है, देखो जी कितना है, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, जी की वैल्यू हो गई। कैपिटल M कितना है, 4000। स्मॉल m कितना है, 1000। R कितना है, 1500 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 1500 इंटू 10 टू द पावर 3। 2 बार लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर है ना ये, तो 2 बार लिखना पड़ा। ठीक है, देखो इस जीरो से ये वाला जीरो गायब, इससे ये वाला गायब, इससे ये वाला गायब, इससे ये वाला गायब। कोई से भी काट सकते हो तुम जीरो, कोई दिक्कत नहीं कि मैंने ये 2 क्यों काटे वो 2 क्यों काटे, ये भी काट सकते थे, कोई बात नहीं। क्या क्या बचा देखो भाई, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 बचा। ऊपर क्या बचा, 4 40, 1 0 1 0 400 बचा। नीचे क्या आता है देखो, ये बचा 15 इंटू 15 इंटू कितने जीरो, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6 हो जाएंगे। ठीक, ये 10 टू द पावर 6 को ऊपर लेके जाओ तो क्या बचेगी, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, तो ये है ही। यहाँ क्या बचा, 4 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख दिया। इन दोनों जीरो को 10 टू द पावर 2 करके लिख दिया। नीचे क्या आता है, 15 इंटू 15 225, 15 का स्क्वायर, 15 की जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। 10 टू द पावर 6 को ऊपर लेके जाएंगे, देखो नीचे प्लस लो, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -6। अब जो प्लस वाली पावर उन्हें जोड़ दो, जो माइनस वाली उन्हें घटा दो। 6.7 इंटू 4 अपॉन 225, देखो -11 और -6 कितने होंगे, -17। -17 में से 2 गए, 10 टू द पावर -15। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 4 7 28, 2 4 6 24 25, ये अपॉन 225 इंटू 10 टू द पावर -15। देखो कितना छोटा सा फोर्स है ये, कितना कम, इसलिए तो मून नहीं गिरता इसमें,
इसलिए तो मोन अर्थ में नहीं गिरता आकर के, क्यों? क्योंकि इतना छोटा फोर्स है। हालांकि एक्चुअल नहीं है ये, क्योंकि मून का मास इतना कम थोड़ा ही है यार। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 3 लाख किलोमीटर है। मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी? 3 लाख किलोमीटर। ये तो हमने 1500 किलोमीटर मान ली, वैसे ही है ना। फिर भी छोटा सा आया, उसमें भी छोटा निकल के आता है, ये भी तो नहीं गिरता, वरना गिर जाया करता। तो ये क्वेश्चन था भैया डेरिवेशन, मतलब न्यूमेरिकल है ना, ऐसा करते हैं न्यूमेरिकल। चलो उतार लेते साथ साथ पॉज करके वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन और देखते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि फाइंड क्या, अच्छा छोड़ो क्वेश्चन नंबर 2 अभी करते हैं। देखो जरा एक बात, यहाँ एक बात देखो। अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट, हमने मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी ना, 3 इक्वेशन मोशन पढ़ी थी, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, जिसमें एक होती थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते थे इसे। एक होती थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होती थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होती थी काइनेमेटिक इक्वेशन। वहां ए क्या होता था? एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी, हेडिंग लिखो क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के अंडर जो ऑब्जेक्ट मोशन करती है, तो वो कैसे मोशन करती है ये देखना है। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, और ये नीचे गिर रही है अर्थ पे, है ना, तो इसे बोलते हैं क्या? फ्री फॉल। वेलोसिटी v से, और इसका एक्सेलरेशन कितना? g होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? देखो भाई, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट काइनेमेटिक, या लिखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होती थी। लेकिन यहाँ ए की जगह क्या है? g। यहाँ ए की जगह क्या है? g। यहाँ के लिखेंगे a इक्वल टू g, क्योंकि अंडर ग्रेविटी गिर रही है। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर गिरती है, मतलब जो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगी, तो हमेशा ए की जगह क्या आ जाएगा? g। और अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन करेगी, मतलब कोई चीज सड़क पे चल रही होगी, तो ए का ए रहेगा, ए का ए ही रहेगा। चलो तो रखो भाई, न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह जी टी। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये हो गई। अब लिखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मान लो ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पर है? h ऊंचाई पर है। इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहां करके फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v। चलो तो देखो s की जगह तो h, यू टी प्लस हाफ ए की जगह क्या हो जाएगा? जी टी स्क्वायर। देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये बनी। अब लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है। हमने क्या लिखा? a इक्वल टू जी, और s की जगह क्या लिखेंगे? h, क्योंकि हाइट है ना उसके अंदर कुछ, यहाँ भी s की जगह h करा था, तो वो हो जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भैया ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करती है कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो अंडर ग्रेविटी गिरती है। क्या होती है? मोशन अंडर ग्रेविटी होता है जब उसका। ठीक, अब ये इक्वेशन तो मेन है तीनों। अब इन इक्वेशंस पे क्वेश्चन आएंगे, इन इक्वेशंस पे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो भाई, उतारो इसे, नोट करो, नोट करो सब। चलो नोट कर लिया। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम करें तो क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉल, साथ साथ उतार दो ये क्वेश्चन दो। फ्रीली फॉल अंडर ग्रेविटी विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रही है कोई ऑब्जेक्ट, एंड स्टिक टू दी अर्थ, और अर्थ पे आके चिपक जाती है। अर्थ पे आके क्या हो गई? चिपक जाती है। ठीक है भाई।
अब क्या होगा देखो, नीचे गिर रही है ना 10 मीटर पर सेकंड से। हाँ जी, अच्छा रुको एक मिनट, स्टिक टू द अर्थ नहीं, एंड गेन ए वेलोसिटी ऑफ कितनी, ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द अर्थ, अर्थ पे पहुंचने का टाइम बताना है। ये बॉडी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट थी भैया, ये नीचे अर्थ पे गिर रही है ऐसे, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से, और बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्या चाहिए, टाइम बताना है भैया, कितना टाइम लगा उसे नीचे गिरने में। तो देखो हम जानते हैं कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये तुम्हें पता है मोशन अंडर ग्रेविटी है, कोई ग्रेविटी के अंडर गिर रही है, अर्थ पे गिर रही है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो वो होती है v = u + gt। ये तो भूल गए, याद है, अभी तो पढ़ा है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मतलब बाद वाली, बाद में कितनी 20, तो 20 रख दो। u क्या है, इनिशियल कितनी है 10, तो 10 रख दो। g की वैल्यू होती है 10 × t, g की वैल्यू में क्या रखनी पड़ेगी 10। चलो भाई 10 को ले आओ यहाँ, तो 20 - 10 = 10 × t, 20 में से 10 गए, 10 = 10 × t, या t की वैल्यू 10/10, या क्या हो जाएगा t की वैल्यू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में भैया ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे आ जाएगी, ये वाली ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में नीचे गिर जाएगी, अर्थ पे आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं किसके, मोशन अंडर ग्रेविटी के। उतारो इसे, नोट करो, कर लिया। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें लिखा है क्या, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ, कितनी हाइट से गिरी वो, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 490 मीटर, 490 मीटर की ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा दिया गया। मतलब किसी चीज़ पर खड़ी होगी, मान लो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग कितनी मीटर ऊंची है, 490 मीटर, अब यहाँ पे कोई बॉल थी, इसे नीचे गिरा दिया ऐसे। इट्स इनिशियल अच्छा गिरा दिया गया 490 मीटर हाइट से। इफ इट्स वेलोसिटी इज, कितनी हो जाएगा अगर इसकी वेलोसिटी, इफ इट्स वेलोसिटी इज, नहीं भाई यही रहने दो ना, क्या 490, देन फाइंड द टाइम टेकन टू रीच टू द अर्थ, अर्थ पे आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। अब क्या देखो क्वेश्चन वही है टाइम वाला, लेकिन चीज बदल दी। क्या, पहले हम क्या कर रहे थे, वेलोसिटी से गिरा रहे थे, अब इसे ऊंचाई से गिराया। तो देखो जब कोई चीज ऊंचाई पे होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, h = ut + ½ gt²। ये रहा भैया। अब देखो क्या क्या चीज है, गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास, क्या क्या गिवन है, h, हाइट कितनी है 490 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी 0। अरे सीधी सी बात है, जब उसने हाथ में पकड़ी है तो 0 हो गई ना, बाद में छोड़ेगा तो फाइनल होगी, फाइनल दी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो रखो भाई h = h की वैल्यू कितनी 490, u कितना है 0, t 0, मतलब t तो हो ही जाएगा 0, 1/2, g की वैल्यू क्या रखेंगे 9.8 × t। अब यहाँ 9.8 क्यों रखी, तुम्हारी मर्जी है 10 भी रख लो, 9.8 इसलिए रखी क्योंकि 9.8 से 49 एकदम कट जाएगा। ठीक है, मर्जी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आना। देखो ये आएगा 490 = तो 0 हो चुका है, इसे छोड़ दो, क्या बचा 1/2 × 9.8 t²।
यह है 490 तो ऐसे ही, इसे काटो इससे तो 4.9 बार कटेगा, 2 से काट के देख लेना टी स्क्वायर। या देखो क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा देखो 490 अपॉन 4.9, पॉइंट हटा है 0 बड़ा है, से कटेगा एक बार, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 100, और यह क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू अंडर रूट 100, और यह टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 सेकेंड। तो भैया 10 सेकेंड लगेंगे ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने में। आई बात समझ में? ऊपर से नीचे आने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। तुम ऊपर से छलांग लगाओगे नीचे कि मम्मी मैं कूद रहा हूँ, और कितनी देर में आ जाओगे, 10 सेकेंड में आ जाओगे, अगर तुम यहाँ से कूद रहे हो, कहाँ से, 490 मीटर की ऊंचाई से कूद रहे हो। तो ये क्वेश्चन था भाई। ऐसे क्वेश्चन होने हैं किसके, मोशन अंडर ग्रेविटी के। जब ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी मोशन कर रही हो, अंडर ग्रेविटी समझते हो ना, अर्थ के अंदर में, जब कोई ऊपर से नीचे, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, या फ्रीली फॉलन क्या है, फ्री फॉल क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रही हो तो फ्री फॉल है, वो ऊपर से नीचे, किसने उसे फेंका ना हो, छोड़ा हो, ठीक। तो क्या हुआ, मोशन अंडर ग्रेविटी। उतार लो, नोट करो। चलो अब जो बात आती है इसमें, वो आती है देखो क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बाकी क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, एनसीईआरटी है ना, अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो पोस्ट कर दूंगा। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व करा दूंगा। ये तो तुम्हें इतने मैंने बता दिए। अब देखो दो चीज हो रहा है क्या, मास और वेट। क्या चीज, मास। मास, मास क्या चीज है भाई, मास मतलब किसी चीज का क्या, मास क्या है, देखो मास ये जो महसूस करते हैं, वजन नहीं है मास, मास है द्रव्यमान, मास वजन नहीं होता। मास क्या चीज है, मास क्या कहते हो, एक प्रॉपर्टी है। मास किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है ना। वो कब से आई है, जब से अर्थ बनी है, जब से हमारा यूनिवर्स बना है, जब से दो ही प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, एक तो उसका अपना मास होता है, एक उसका अपना चार्ज होता है। एक तो मास और एक चार्ज, ठीक है। तो मास क्या चीज है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, इट इज ए इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब जो किसी पे डिपेंड ना करती हो। इट इज ए इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय क्या, डिनोटेड किससे डिनोट करते हैं इसे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, एम से डिनोट करते हैं। एंड इट्स यूनिट इज, एंड इट्स यूनिट इज, यूनिट इज कितनी यूनिट है, केजी, किलोग्राम इसकी यूनिट है। कौन सी यूनिट, एमकेएस यूनिट। दो यूनिट होती है, एक तो एमकेएस और एक सीजीएस। सीजीएस में ग्राम कहते हैं इसे, या लिख दो इसे, और ग्राम, ग्राम भी होती है, किलोग्राम भी होती है। देखो जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसका अपना क्या है, एक मास होगा, इसका अपना क्या होगा, मास होगा भाई। चलो भाई कोई बात नहीं। अच्छा मास जो है, ये मास किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, मास किसी भी चीज पे क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करना, चाहे मैं मास को यहाँ रखूँ, चाहे मैं इसे मून पे ले जाऊँ, चाहे मैं इसे जुपिटर पे ले जाऊँ, मास तो मास ही रहेगा, मास तो मास ही रहेगा, क्योंकि मास तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वो तो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं वेट की। वेट क्या चीज़ है, WEIGHT, वेट। वेट क्या चीज़ है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेट। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, W से। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट होती है भैया इसकी न्यूटन, इसकी यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि वेट भी फोर्स जैसा ही है, ठीक। चलो भाई इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो फॉर्मूला होगा, देखो क्या, W इक्वल टू M, मास की और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट है ना, तो मास इंटू जी, W इंटू जी, तो W इक्वल टू mg क्या हो जाएगा, वेट। क्या होगा ये, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट। अब वेट और मास दोनों में अंतर क्या है, देखो वजन अलग चीज है और मास अलग चीज है। जब तुम जाते हो दुकान के पास, क्या जाते हो, दुकान के पास जाते हो कि भाई तुम अपना वजन तोलने जा रहे हो, मान लो किसी तराजू, जब तुम किसी तराजू पे खड़े होते हो तो तुम्हारा क्या है एक्चुअल में, वो क्या है तुम्हारा एक्चुअल में, वो तुम्हारा मास नहीं है, वो तुम्हारा वेट है,
वो तुम्हारा क्या है वेट। मान लो तुम कोई चीज़ सामान लेने जा रहे हो दुकान पे से, तुमने कहा 1 किलो चीनी दे दो, एक्चुअल में वो मास नहीं है, वो क्या है वेट है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी तो लग रहा, वो ऐड होके आ रहा है उसमें। समझ में आ रही है बात नहीं, वो वेट है उसका, कितने वजन है भाई इसमें, तो ये तो लिखा तो कितना द्रव्यमान है, कितना वजन है कि 1 किलोग्राम है, जबकि वो 1 न्यूटन होता है। तो भैया W = mg और ये m। मास और वेट में क्या अंतर है, मास और वेट में अंतर ये है कि मास जो है वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, वो चेंज नहीं होती, वेट चेंज हो सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ से मून पे चला जाऊँ तो मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 1/6 है, 1/6 है। मतलब अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का वजन, देखो वेट, किसी चीज़ का वेट अगर यहाँ कितना है 60 न्यूटन, तो मून पे जाकर के वो 60/10 10 न्यूटन ही रह जाएगा। मून पे जाकर के कितना रह जाएगा 10 न्यूटन। समझ आ रही है बात नहीं, तो अंतर क्या है वेट में और उसमें। तो भैया ये थी मास की बात और वेट की बात। ये ग्रेविटेशनल चैप्टर से रिलेटेड मैंने तुम्हें मैक्सिमम चीज़ें करा दी हैं, कोई चीज़ रह गई होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और न्यूमेरिकल पोर्शन की शुरुआत करेंगे। बाकी जो थ्रस्ट है, अब थ्रस्ट है, प्रेशर है, ये चीज़ें इस बार सिलेबस से निकल चुकी, तो ये नहीं पढ़नी है मैं, वरना मैं पढ़ाता ये भी। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।